IFPH के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे पुनः आमंत्रित किया इस मंच पे और मौका दिया बोलने का। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मियाज इन होम्योपैथी। हम लोग ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक बार इससे हिस्ट्री ऑफ मियाज पे हमारा थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस पे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मियाज में कैसे कैसे इवेल्युएशन हुआ मियाज का, कहाँ से हमारा जर्नी शुरुआत हुआ और कहाँ जा करके हम लोगों ने अपने जर्नी को कंप्लीट किया और अभी हम लोग कहाँ पे हैं। तो अब मियाज को लेकर के अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि लोग मियाज के बारे में क्यों जाने और होम्योपैथी में आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हम पढ़ें, डिजीज को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हिसाब से देखें, पैथोलॉजी के हिसाब से देखें, आखिर मियाज में देखने की जरूरत क्या है। मतलब को अक्सर ये क्वेश्चन हम लोग जब खासकर कॉलेज में जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन क्वेरी होता है लोगों का। तो अभी हम लोगों का कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हमारा बना हुआ है तो वहाँ पे क्या है कि उसका वर्क का अपना एक प्रिंसिपल होता है। जैसे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं तो उसका एक ड्राइविंग मैनुअल होता है। इस मैनुअल के आधार पर हम लोग उसको यूज करते हैं और उसके आधार पर उसको चलाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारा होम्योपैथिक सिस्टम, उसका भी अपना एक ड्राइविंग मैनुअल है, अपना एक मैनुअल है जिससे कि हम लोगों को गाइडलाइन मिलता है कि हम लोग कैसे वर्क करें। तो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन हमारा मैनुअल है जहाँ से हमको ये गाइडलाइंस मिलता है कि हमको कैसे वर्क करना है। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के 5th एफोरिज्म में जो हम लोग चलेंगे तो हैनीमैन ने कहा है कि हमारे यहाँ 2 तरह के डिजीज को हम लोग ट्रीट करते हैं, एक क्रॉनिक, दूसरा एक्यूट। तो एक्यूट के लिए तो उन्होंने कह दिया कि एक्यूट के लिए हमें एक्साइटिंग काउज को देखना है और उसके हिसाब से वर्क करना है। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज की बात आती है तो क्रॉनिक डिजीज को समझने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हमको वहाँ पे फंडामेंटल काउज की जरूरत पड़ती है। बिना फंडामेंटल काउज के अगर हम चाहें उसको रिमूव करना तो बहुत मुश्किल है उसके बिना क्रॉनिक डिजीजेस को क्योर करने के लिए। तो हम लोगों के और स्पेशली वैसे भी हम लोग जाने जाते हैं कि ट्रू नेचुरल डायनेमिक क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए हमारी होम्योपैथी जानी जाती है। तो ऐसे डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए हमको समझना होगा कि हम होम्योपैथिकली कैसे देखें। जैसे आयुर्वेदा वाले लोग हैं, उनका अपना सिद्धांत है, बीमारी को कफ पित्त वायु के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बाकी जो अदर सिस्टम है वो इन्फेक्शियस एजेंट के फॉर्म में, विटामिन डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी के फॉर्म में देखते हैं। तो क्या हम अपने सिस्टम के हिसाब से, हमारा जो सिस्टम है और जिसको कि हैनीमैन ने कहा कि हमको क्रॉनिक डिजीज के केसेस में फंडामेंटल काउज को देखना है, तो फंडामेंटल काउज को जब हमको देखना है तो क्या हम डिजीज को सही में फंडामेंटल काउज के आधार पर देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और जब तक हम डिजीज को होम्योपैथिक तरीके से नहीं देखेंगे तो होम्योपैथिक इलाज करना उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों के लिए होम्योपैथिक इलाज करना बड़ा जटिल हो जाता है। अब हम बीमारी को देखते हैं पैथोलॉजी के हिसाब से। पैथोलॉजी एक पार्ट है हमारे सिस्टम का, हमारे एनामनेसिस का पैथोलॉजिकल इवेल्यूएशन एक पार्ट है, लेकिन उसी पे डिपेंडेंट होकर के बहुत सारी ऐसी बीमारियां हम लोगों के सामने आती है जिसके बारे में हमको देखने से ऐसा फील होता है, लगता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। जैसे अभी जस्ट एक रिसेंट का केस है, मेटास्टेटिक डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट का केस था मेरे पास। आज से लगभग 5 महीने पहले का ये केस है। और उस केस को देखने के बाद जो फाइंडिंग था, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग था, वो यही बता रहा था कि ये मेटास्टेटिक डक्टल कार्सिनोमा है और इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। नॉर्मली अगर हम अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी लेकर के चले तो पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जितना हमको सिखाता है उसके हिसाब से अगर हम चलने की कोशिश करें तो हमको यही पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे क्या है कि हम सिर्फ पैलिएटिव केयर दे सकते हैं, पेशेंट्स को रिलीफ दे सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपना मियाजमेटिक एवेल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे केसेस हैं, भले ही वो कार्सिनोमा का प्रेजेंटेशन है वहाँ पे पैथोलॉजिकली, लेकिन अभी भी उसका मियाजमेटिक स्टेट क्या है, स्वरिक है। और स्वरिक प्रीडोमिनेंसी वहाँ पे दिख रहा है, बाकी जो फीचर्स हैं वो दिख रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में हमने वहाँ पे जो अपना दवा अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो पेशेंट रिकवर कर गया और रिकवर कर गया, जो मल्टीपल ऑर्गन्स में जो स्प्रेड था वो लगभग 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 सिक्योर करके एक छोटे से ट्यूमर्स के रूप में बचा रह गया। अभी उसका ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं और पेशेंट को अगर बोला जाए तो उसको कोई दिक्कत है नहीं, तो प्रॉब्लम के नाम पे उसके पास एक छोटा सा शरीर में सिर्फ गांठ बचा हुआ है। लेकिन वही अगर हम सिर्फ
प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या पैथोलॉजी को पॉइंट करके अगर करते तो हम भी यही मान के चलते कि नहीं यहाँ पे हमारा कोई स्कोप नहीं बनता है। तो हम जब किसी भी डिजीज को होम्योपैथिकली देखते हैं, जैसा कि हम लोग जब पहले के डिस्कशन में चर्चा भी किए थे कि मियाज्म हमारा 3 तरह का है। प्राइमरी मियाज्म, बाकी तो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी के बाद मल्टीपल है, वो अलग बात है। लेकिन सिंपल फॉर्म में अगर हम मियाज्म की बात करें तो फंडामेंटली 3 मियाज्म है हमारे यहाँ, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। अब तीनों का जो प्राइमरी नेचर की बात हम लोग करेंगे तो सोरा के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, तो लैक है, और लैकिंग के साथ साथ वहाँ पे क्या है, तो फंक्शनल चेंजेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उसके वजह से जो भी डिरेंजमेंट आएगा, जो प्रॉब्लम आएगा, अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे बॉडी में चेंज आएगा और हम उसको सिम्टोमेटोलॉजिकली उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके आधार पर उसका इलाज करेंगे। ठीक वहीं दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है साइकोटिक का, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है कि ओवर ग्रोथ और एक्सेस के फॉर्म में उसको जानते हैं। कहीं भी एक्सेस एक्यूमुलेशन, ओवर ग्रोथ हो ऐसे कंडीशन में, तो वहाँ पे हम लोग साइकोटिक मियाज्म की बात मानते हैं और एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट देने की सोचते हैं। तीसरी तरफ हमारा जो मियाज्म है सिफिलिस है, जहाँ पे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे। तो ये तो हमारा सिंपल फॉर्म में 3 मियाज्म हो गया हमारे पास, और तीनों मियाज्म के हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग इलाज करते हैं। लेकिन अभी जो मेजोरिटी में देखने को मिलता है, खासकर जो बीमारियां पनप रही हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ज़्यादातर मल्टी मियाज्मेटिक फॉर्म में है। और जो मियाज्मेटिक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर जो हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों के बैड ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। प्रॉपर मियाज्मेटिक स्टेट उसका आइडेंटिफाई नहीं करना और उसके आधार पर फिर अपना दवा चलाया जाना, परिणाम ये होता है कि जो मियाज्म है वो कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है और फिर उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ मियाज्म का दूसरा कि हम लोग जो मियाज्म का जब इलाज किसी भी बेसिकली चाहे मियाज्म पर है या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर है या पैथोलॉजी पर है, सब कुछ पढ़ने का हमारा मूल कारण यही होता है, उद्देश्य यही होता है, पर्पस, कि वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट। और हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअली पेशेंट के इलाज में और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या रोल है। अगर उसका रोल है तब तो वो यूजफुल है, अदरवाइज फिर कोई काम का नहीं बचता है। हम क्या करते हैं, डिजीज का प्रोग्नोसिस करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और हमारे यहाँ भी है प्रोग्नोसिस है। हम जो मियाज्मेटिक स्टेट की बात देखते हैं कि हमारा बोलते हैं कि सोरा के बारे में बोलते हैं क्या कि मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेज। अब सोरा का जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आज से लगभग 3400 साल पहले हैंडमैन के क्रॉनिक डिजीज को जो हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हैंडमैन ने कहा है कि एक नाम था मोसेस जो थे वो बोला जाता है कि वो प्रॉफिट थे, और वो जो भी रिलीजन से जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लामिक, तो इस तरह के रिलीजियस अफेक्शन से जुड़े हुए थे और प्रचार प्रसार करते थे। तो उन्होंने आज से 3400 साल पहले, 3400 वर्ष पहले सोरा का जिक्र किया है। और उस समय में उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि बोला कि जो सोरिक जो अफेक्शंस हो रहे हैं और सोरिक जो डिजीजेज हो रहे हैं, आज से 3400 साल पहले, सोरा का प्रमाण वहां से मिलता है आज से 3400 साल पहले। और वहां पे उन्होंने कहा कि जो बीमारियां आ रही हैं वो सरफेस से आ रही हैं, आउटर पार्ट से बीमारियां आ रही है। और वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्योर पर्सन्स हैं, जैसे जो भी फादर हुआ करते थे या जो भी प्रेस्ट वगैरह जो भी उस तरह के लोग थे, तो उनका उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों में ये सोरिक मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिल रहा है। और वहां से धीरे धीरे करके जब समय बढ़ता गया और सोरिक अफेक्शंस को दबाने का प्रयास किया गया, जैसे जैसे सोरिक अफेक्शंस को दबाने का प्रयास किया गया, वैसे वैसे उसका फॉर्म चेंज कर गया और वो आउटर से इनर की तरफ शिफ्टिंग उसका होने लगा। और हम लोग देखेंगे कि समय बढ़ते गया और लगभग जब हम लोग 1226 ईस्वी में आते हैं, यानी लगभग 14 उधर और 12 इधर, यानी काफी लंबे समय के बाद 1236 ईस्वी में जब हम लोग पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या हिस्ट्री मिलता है कि अब जो वो सोरा था, अब वो सोरा लेप्रोसी के फॉर्म में आने लगा और ट्रांसफॉर्म कर गया, और वहां पे जो था मैलिग्नेंट इचिंग के फॉर्म में और अलग अलग स्किन इरप्शंस के फॉर्म में आने लगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। एक सिंपल जो इच के रूप में थोड़ा थोड़ा बहुत जो स्किन पे उसका प्रेजेंटेशन हुआ करता था बीमारी का, तो वो धीरे धीरे उसकी सिवियरिटी बढ़ने लगी, स्किन पे बड़े बड़े इरप्शंस होने लगे, और भी स्किन के साथ साथ और इंटरनल ऑर्गन्स पे भी उसका अफेक्शन धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। और तब तक हम लोग देखेंगे कि वहां पे तब तक सिफिलिस का नहीं चर्चा, सिफिलिस का कोई चर्चा नहीं था, वहां तक सिर्फ सोरिक मैनिफेस्टेशंस का ही चर्चा था। और धीरे धीरे जब उसको जैसे जैसे सप्रेस करने का कोशिश किया गया, तो सोरिक सप्रेशन से, यानी 3400 वर्ष पहले से, ये सोरा का हम लोग जो ओरिजिन की बात करते हैं, सोरिक
मैनिफेस्टेशंस का जो एविडेंस हमको मिलता है आज से 3400 साल पहले की कहानी है, जहाँ पे भी सूर्य मैनिफेस्टेशंस हुआ करता था। और धीरे धीरे लोगों ने उसको एक फॉर्मल स्किन सरफेस का बीमारी मान करके सप्रेस करने का कोशिश किया, और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होते गया। और आगे चल करके बोला गया कि ये जो हमारा स्किन का मैनिफेस्टेशंस है, ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी फिर एक समय के बाद, चूंकि बहुत स्ट्रांग मेडिकेशन होने लगा, फिर आगे चल करके एंटीबायोटिक का खोज हुआ बहुत लंबा समय के बाद, और धीरे धीरे मेडिकल साइंस जैसे जैसे अपना डेवलप होता गया, सोरा को उतना ज्यादा सप्रेस करने का प्रयास किया गया। और जैसे जैसे उसको सप्रेस करने का प्रयास किया गया, तो ग्रेजुअली ये देखा गया कि सप्रेशन होता गया और ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। और स्वरी की मैनिफेस्टेशंस को जो पहले हम लोग अर्ली फेज में सिर्फ स्किन पे और प्रूराइटिस के नाम से जानते थे कि स्वरा मतलब इच, खुजली, तो अब वो खुजली क्या हुआ, शिफ्टिंग होने लगा, और शिफ्टिंग होकर के ट्रांसफॉर्म होते 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 और तब जाकर के ये सफर कई सौ साल चलते चलते, और जब 1493 में हम लोग पहुंचते हैं, 1493 में, तो वहां पे पहली बार सिफिलिस का एविडेंस पाया गया कि नहीं, ये सिफिलिटिक प्रेजेंटेशन आने लगे। यानी उससे पहले तक क्या था कि क्रॉनिक डिजीज को हम लोग सिर्फ नॉर्मल होता था और आउटर सरफेस पे होता था। ग्रेजुअली जैसे 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 उसको हम लोगों ने मेडिकल साइंस ने दबाने का प्रयास किया अलग अलग फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस के फॉर्म में, तो दबते 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 वो अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते गया और इनर ऑर्गन्स पे शिफ्ट करते चला गया। अब जो 3400 पहले जो एक छोटा सा खुजली के फॉर्म में जो बीमारी हुआ करता था, आज की डेट में वो क्या है कि बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स बीमारी के फॉर्म में डेवलप करने लगा, धीरे धीरे मोर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ शिफ्ट होने लगा, और शिफ्ट होते 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 वो अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बनाते गया। और स्ट्रॉन्गर बनाने के बाद उसके साथ साथ क्या हो कि बॉडी में 1493 से पहले सिफिलिस की कहानी लोगों को नहीं पता था, तो जो 1493 से सिफिलिस का मैनिफेस्टेशन हुआ, यानी सोरा पहले जाकर के बॉडी में उस तरह का एनवायरनमेंट बनाया, सिचुएशन प्रोवाइड किया, तब जाकर के वहां पे सिफिलिस का डेवलपमेंट हुआ। यानी इसलिए बोला जाता है ना कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक मियाज, यानी सबसे पहले अगर एविडेंस किसी मियाज्म का हमारे बॉडी में मिलता है, कहीं से कोई प्रमाण मिलता है मैनिफेस्टेशन का, तो सबसे पहले सोरिक मैनिफेस्टेशन का, और फिर ग्रेजुअल करके धीरे धीरे बॉडी में उस हिसाब से एनवायरमेंट मिलता चला गया, और फिर फर्दर सिफिलिस आया, आगे चल करके फिर साइकोसिस का अपीयरेंस हुआ, और ग्रेजुअली बीमारी ट्रांसफॉर्म करते 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 आज के डेट में हमारे पास बहुत सारा बीमारी हो गया। तो अगर हम होम्योपैथिकली देखने की हम बात करें, हमारा अब इन सब कहानियों से हमको क्या सीखना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ऐसे तो स्टोरी सुनने से, कहानी तो बहुत सारा कहानी है, इसको सुन लेने से कोई लाभ मिलता नहीं, लेकिन इस स्टोरी से जो एक चीज हम लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जो सबसे बेसिक चीज है, हम लोग बोलते हैं कि डिजीज को हम लोग सप्रेस करते हैं, तो सप्रेस करने के बाद वो स्ट्रॉन्गर होकर के और बाहर निकलता है, नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बॉडी को और मोर वाइटल ऑर्गन को ऑक्यूपाई कर जाता है। उसका सबसे बड़ा एविडेंस हमारे 3400 साल का जो यात्रा है, उस जर्नी को हम लोग अगर देखेंगे, मियाज्मेटिक स्टोरी को, 3400 साल की जर्नी को, तो एक छोटा सा फॉर्मल इरप्शन जिससे किसी की जान नहीं जाती थी, किसी को कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता था, हम लोगों ने उसको दबाने का प्रयास किया, और दबाते 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 ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, और आज के डेट में हमारे पास सिर्फ प्राइमरी मियाज्म ही नहीं रह गए, अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मियाज्म डेवलप कर गए। अभी तक तो हम लोग सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस जानते थे, अब तो इतना तरह का कॉम्प्लेक्सिटी, अब कैंसरस मियाज्म लोग बोलते हैं, कहीं पे मलेरियल मियाज्म का चर्चा आता है, अलग अलग लोग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर अपना ट्यूबरकुलर मियाज्म आया, तो ऐसे कर करके कॉम्प्लेक्स मियाज्म डेवलप किया। अब हम बीमारी को कैसे देखें, अगर हम बीमारी हमारे पास आता है, तो बाकी जो हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस है उसको तो हम करेंगे, पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन, क्योंकि जब मियाज्म एंड पैथोलॉजी को हम लोग देखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है जिसको कि समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पैथोलॉजी मियाज्म से बाहर है, हम लोग पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन इज आल्सो पार्ट ऑफ मियाज्मेटिक इवेल्युएशन, उससे कहीं बाहर नहीं है। जब पैथोलॉजी और हम लोग मियाज्म के रिलेशंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग दोनों को अलग अलग मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि पैथोलॉजी अलग है, मियाज्म अलग है, दोनों का कोई कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब मियाज्मेटिक एवेल्युएशन हम लोग करेंगे तो उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस का भी रोल होता है। हमारे बॉडी में जो बीमारी है, उस बीमारी का नेचर कैसा है, फंक्शनल डिसऑर्डर्स है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, एक्यूमुलेटिव डिसऑर्डर्स है, तो वो जो पैथोलॉजिकल स्टेट्स है, वो पैथोलॉजिकल स्टेट्स भी हमको गाइड करता है मियाज्मेटिक स्टेट को आइडेंटिफाई करने में। और हमारा जो मियाज्मेटिक एवोल्यूशन है,
उस मियाज़मेटिक इवेल्युएशन का एक छोटा सा पार्ट हमारा है पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन, जो पैथोलॉजिकली हम डिजीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पीछे के पैथोलॉजिकल फिनोमेना को जब हम देखने का कोशिश करते हैं तो वहां से भी हमारा बॉडी का मियाज़मेटिक नेचर पता चलता है। जैसे अगर नॉर्मल में अगर हम बात करें, अगर ट्यूबरकुलोसिस की ही बात करते हैं, तो नॉर्मल में क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारे बॉडी में इंटर करता है, लेकिन उसमें से क्या है किस कुछ गिने चुने खास बॉडी में ही वो क्यों बीमारी पैदा करता है, ये समझने की जरूरत है। तो अगर हम उसके प्रायर टू द ट्यूबरकुलोसिस उसके जब नेचर को हम लोग स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो पहले ही से ही ट्यूबरकुलर मियाज्म का इंडिविजुअल था, और ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे होम्योपैथी में है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पैथोलॉजिकल स्टेट्स के आधार पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं मियाज्म को, प्रायर टू द पैथोलॉजिकल स्टेट हम लोग बेसिकली होम्योपैथिकली जब इलाज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 3 स्टेप ट्रीटमेंट, 3 लेयर का हमारा ट्रीटमेंट होता है। एक लेयर जो प्रेजेंट कंप्लेन का लेयर है उसको तो हम लोग रिमूव करते हैं, दूसरा जो हमारा लेयर है जिसको कि हम लोग पहले से एक्वायर करके आए हुए हैं, या तो खुद से एक्वायर किए या फिर हेरिडेटरी हमारे पास आ गया, बॉडी में आ गया, तो सेकेंड लेयर वो हुआ। और तीसरा लेयर जो फ्यूचर में बनने वाला है, तो हमारा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो तीनों पे काम करता है। फर्स्ट लेयर जो कि हमारा पहले से हमें या तो हेरिडेटरी से आया या हमारे कोई बिहेवियरल चेंजेस से या डाइट से आया, दूसरा जो प्रेजेंट जो कि हमको दिख रहा है प्रेजेंट के फॉर्म में, और तीसरा जो आने वाला है। तो अगर हम तीनों काम एक साथ करना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा के माध्यम से और मियाज़मेटिक एवेल्युएशन के माध्यम से हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं पेशेंट का हम लोग इलाज कर रहे होते हैं और पेशेंट कुछ और कंप्लेन लेके आता है और डिटेल से हम लोग देखते रहते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, ये तो बेसिकली ट्यूबरकुलर मियाज्म का पेशेंट है, और उसके आधार पे जब हम उसका काम करने का कोशिश करते हैं, उसको ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, तो बड़ी आसानी से वो ठीक हो जाता है। बाकी तो जो लक्षण है, एक पेशेंट हम लोग देख रहे थे आज से ये लगभग 4-5 साल पहले का इंसिडेंट है। एक बच्चा था, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का बच्चा था। बच्चे में क्या था कि मात्र 3 साल का बच्चा था, और 3 साल के बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर क्या था, वायलेंट इरेक्शंस था, उसके साथ साथ क्या था, तो एंगर, बहुत एग्रेसिवनेस था, कोई अगर उसको अपोज करे तो तुरंत एकदम वायलेंस मारपीट करने के लिए तैयार हो जाना, एकदम पूरा सिफिलिटिक प्रेजेंटेशन उसका था, और भी बाकी प्रेजेंटेशन बहुत सारे थे। तो उस लक्षण को मेरे पास आने से पहले उस पेशेंट को बहुत सारे लोग देख चुके थे कि किसी ने कहा कि नहीं, और वो मास्टरबेट भी करने का प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ हैंडल करता था, कोई बोले कि खुजली है तो खुजली की वजह से हाथ रगड़ता है, कोई कुछ, और सारा कुछ करने के बाद जब उसको और बारीकी से स्टडी करने का प्रयास किया गया तो वो टेंडेंसी था, बेसिकली वो टेंडेंसी उसके हेरिडिटरी से आया था। और वहां पे भी क्या था, सिफिलिटिक ट्रेंड था, बाकी जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स का कहानी था, सब कुछ था। और सब कुछ जब सारा कुछ मिलाने के बाद प्रेजेंट कंप्लेन को हम लोगों ने लिया कि वायलेंट इरेक्शंस उसके अंदर है, और जो भी है लक्षण जो प्रेजेंट था, पास्ट हिस्ट्री जो था डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स का था, उसको हम लोगों ने कंसीडर किया, और जब दोनों को मिला करके कंबाइन किए तो दवा वहां पे आ गई मर्कसॉल। और उस मर्कसॉल दवा को जो हमने लोगों ने जब अप्लाई किया तो मर्कसॉल की सिर्फ 200 की 2 या 3 खुराक, 200 के 3 खुराक से उसके अंदर जो एबनॉर्मल साइकोसेक्सुअल बिहेवियर था, उस बच्चे के अंदर जो वायलेंसी थी, उस बच्चे के अंदर जो एरोगेंसी था, यानी जितना जो चेंज एबनॉर्मल टाइप का चेंज हो रहा था वो ड्यू टू सिफिलिटिक एलिमेंट्स ग्रेजुअली धीरे धीरे कर करके सबसाइड करने लगा। और सबसाइड कर करके वो बच्चा आज के डेट में, उस बच्चे का एज लगभग अभी 10 साल के लगभग है, वो बच्चा आज भी है कांटेक्ट में उसको में, तो वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर था वो सारा खत्म हो गया, और आज के डेट में हेल्दी चाइल्ड जैसा वो रह रहा है। तो आने वाले समय में अच्छा भी रहेगा उसका, वो जो उसका मियाज़मेटिक ट्रेंड जो उसको इंटरफेरेंस कर रहा था, उसको वहाँ पे जो बैरियर का रूप बना हुआ था वहाँ पे, और पॉजिटिव फैक्टर के रूप में वहाँ पे वर्क कर रहा था। तो हम लोगों को निश्चित रूप से जब हम बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट कंप्लेन को तो देखना ही चाहिए, और वहीं से हमको कहीं ना कहीं गाइडलाइंस मिलता है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री जो हम लोग तलाशते हैं वहां पे भी मिलेगा, कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ आपका अभी के अभी इंस्टेंट जो है प्रेजेंट कंप्लेन है वहीं पे सब कुछ मिले, पास्ट हिस्ट्री से बहुत सारा एविडेंस मिलेगा, और सबको जब हम लोग कंबाइंडली देखेंगे तो उसका फ्यूचर हमको दिखेगा कि आखिर ये जा कहाँ रहा है और जा कहाँ सकता है। जिसको हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बाद में भाषा में, अगर लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। हम जो रोगी का इलाज कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होने वाला है, फेट क्या होगा डिजीज का, पॉजिटिव होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये जो मियाज़मेटिक स्टेट है हमको ये भी हेल्प करता है
कि हम जो पेशेंट हमारे पास जिसका हम इलाज कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर इन द सेंस सिर्फ हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज तक ही हमारा फिट नहीं है, उस इंडिविजुअल का जो फ्यूचर होने वाला है उसका। हम लोग अगर हेल्थ की बात करते हैं तो बोलते हैं कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। सिर्फ फिजिकल या मेंटल तक नहीं, हम लोग सोशल को भी इंक्लूड करते हैं। तो उस बच्चे का फिजिकल लाइफ क्या होने वाला है, उस पेशेंट का मेंटल लाइफ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उस जो सिक इंडिविजुअल हमारे पास है उसका सोशल लाइफ क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ तक हमारा प्रोग्नोसिस हो सकता है, हम लोग यहाँ तक सोच सकते हैं अगर हम प्रॉपर मियाजमेटिक इवेल्युएशन करने का कोशिश करें। क्योंकि हम लोग जब डिजीज को देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, जो हम कोई भी इंडिविजुअल जब डिजीज होता है तो डिजीज से पहले वो सिक हो जाता है। सिक मतलब जब हम लोग केंट को देखेंगे तो केंट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि केंट बोलते हैं हमारा दो तरह का सब्सटेंस है नेचर में, एक है मटेरियल सब्सटेंस, दूसरा इमेटेरियल सब्सटेंस। तो हमारे बॉडी के अंदर दोनों सब्सटेंस है, और उस इमेटेरियल सब्सटेंस को केंट ने कहा सिंपल सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग वाइटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे बॉडी में क्या है कि दोनों तरह के एलिमेंट है, मटेरियल एलिमेंट भी है और इमेटेरियल एलिमेंट्स भी है। अब दोनों में जो चेंज आ रहे हैं और दोनों का चेंज हमको गाइड करेगा कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर होगा, उसी के हम हिसाब से हमारा फिजिकल लाइफ होगा, उसी के हिसाब से हमारा मेंटल लाइफ होगा। तो अगर हम वो जो माइन्यूट चेंज हमारे पास है, जो इंडिकेशंस हैं जो पहले से बॉडी में पड़े हुए हैं बिना पैथोलॉजिकल स्टेट में आए से पहले, और जब हम पैथोलॉजिकल स्टेट में आते हैं उससे पहले का या डिजीज से पहले का जो स्टेट है जहाँ पे कि हमारा डायनेमिक लेवल पे डिरेंजमेंट शुरू होता है, वहां से सिकनेस का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और हम अगर चाहें तो सिकनेस के लेवल पे ही उस स्टेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस मियाजमेटिक स्टेट को, तो वो फर्दर डिजीज स्टेट में लोकलाइज हो ही नहीं पाएगा। और ये हम लोगों को निश्चित रूप से करना चाहिए, मियाजमेटिक एनालिसिस करने के आधार पर हम लोग वहां तक कर सकते हैं। अब जैसे हमको नॉर्मल अगर किसी सिक इंडिविजुअल का हमारे पास बैठा हुआ है पेशेंट, बाकी तो जो हम सिम्टोमेटोलॉजिकली जो ले रहे हैं वो लेंगे। अब मियाजमेटिक एनालिसिस जरूरी तो है निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि आखिर उसको करे कैसे। उसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के अंदर बना हुआ रहता है कि उसको एक बहुत यूनिक, कुछ अलग तरह का अनकॉमन टाइप का चीज लोग बना दिए हैं मियाज्म को। ऐसा नहीं, मियाज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अलग से कोई बहुत बड़ा मेहनत करना है, बहुत सारा वर्क करना है। नॉर्मल जो हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वहीं से हमको बहुत सारा इंडिकेशन मिल जाता है मियाज्म का। जैसे सिंपली अगर हमारे पास पेशेंट बैठा हुआ होता है तो उसके पाम को टच करके, हम उसके सिर्फ पेशेंट्स के पाम को हम टच करेंगे और पाम के को टच करने से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक हमको इंडिकेशंस मिल सकता है कि वो सोरिक है, साइकोटिक है, ट्यूबरकुलर है, आखिर वो कौन सा मियाज्म का पेशेंट है। उसके सिर्फ पाम को टच करके, पाम के शेप से, वहां से हमको कोई उसके लिए कोई अलग से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम लोग सोरिक पेशेंट का देखेंगे, सोरिक के पाम को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ड्राई होता है, रफ होता है। बड़ी आसानी से अगर हम उसके हाथ को टच करते हैं और वार्म होगा वहां पे, जब सोरिक पेशेंट के हाथ को हम लोग टच करेंगे, छूने पे गर्माहट होगी, वहां पे ड्राई होगा, ड्राइनेस देखने को मिलेगा। क्योंकि सोरिक मतलब हम लोग जानते हैं लैकिंग, तो लैक ऑफ पर्सपायरेशन, लैक ऑफ मॉइस्चर वहां पे मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगा वहां पे। तो ड्राई स्किन है, रफ स्किन है वहां का मिलेगा वहां पे, और वार्मनेस वहां पे मिलेगा वहां पे। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर हम बात करें कि सोरिक के जगह पे हम साइकोटिक के स्किन को देखने की कोशिश करेंगे, तो उसको जब हम टच करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, ड्राइनेस नहीं मिलेगा, नॉर्मल मॉइस्चर रहेगा। लेकिन वहां पे क्या मिलेगा, स्किन थिक रहेगा, स्किन में कुछ नॉर्मल से ज्यादा स्किन का वहां पे थिकनेस देखने को मिलेगा। मॉइस्चर रहेगा मेंटेन, लेकिन वहां आपका स्किन थोड़ा सा रिलेटिवली थिक देखने को मिलेगा। तो वहां से हमको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं, ये हो सकता है कि साइकोटिक मियाज्म का पेशेंट हो। बाकी तो प्रेजेंटेशन, लक्षण और पैथोलॉजी से हम लोग जोड़ेंगे। तीसरा अगर हम देखेंगे सिफिलिटिक पेशेंट, तो सिफिलिटिक का भी क्या होगा, स्किन बहुत थिन होता है, सॉफ्ट होता है। जब उसके पेशेंट के पाम को हम लोग टच करेंगे तो एकदम स्मूथ, चिकनापन, स्मूथ रहेगा, नॉर्मल जो मॉइस्चर रहता है वो रहेगा वहां पे, स्मूथ रहेगा और थिन स्किन मिलेगा वहां पे। तो पाम को टच करके हम लोग मियाजमेटिक स्टेट के बारे में सोच सकते हैं, एक आइडिया हमको मिल सकता है कि नहीं, ये जो इंडिविजुअल हमारे पास बैठा हुआ है उसका मियाजमेटिक स्टेट क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। अब तीसरे नेक्स्ट एक हम लोगों का बहुत कॉमन जो मियाज में है, ट्यूबरकुलर मियाज।
अब ट्यूबरकुलर मियाज्म के पेशेंट को भी हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनका फिंगर कैसा होगा, तो पतला और लंबा लंबा फिंगर होगा। उनके फिंगर्स को जब हम देखेंगे तो फिंगर लंबे लंबे होंगे। स्किन जब हम पाम को टच करेंगे तो मॉइस्ट मिलेगा, वहाँ पे पर्सपायरेशन मिलेगा। वहाँ पे पर्सपायरेशन कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। हम लोग सोरिक में देख रहे हैं वार्म है, लेकिन जब जैसे ही हम लोग ट्यूबरकुलर पेशेंट्स के पाम को टच करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगा, पर्सपायरेशन मिलेगा वहाँ पे। तो वहां से मिलेगा पर्सपायरेशन कैसा मिलेगा, बोलते हैं स्टिकी पर्सपायरेशन, और चटचट जैसा पसीना रहेगा उसके। तो एक छोटा सा टूल्स है हमारे पास, सिर्फ हम हाथ को टच किए और टच करने के बाद हमको एक आइडियोलॉजी मिला कि नहीं, ये जो इंडिविजुअल हमारे पास है, हो सकता है कि सोरिक है, हो सकता है साइकोटिक है, हो सकता है ट्यूबरकुलर है, हो सकता है सिफिलिटिक है। सिर्फ इतने भर से हम बहुत फ्री नहीं हो जाएंगे। ये एक हमारा एक रास्ता हो, छोटा सा रास्ता। अब ठीक उसी तरह मान लीजिए हम लोग फेस को नहीं देखेंगे। अगर जब हम पाम को टच करके देख रहे हैं, ठीक उसी तरह हम लोग चाहें तो पेशेंट के फेस को भी टच नहीं करेंगे, फेस को देखेंगे। तो फेस में सोरिक फेस कैसा होगा, तो सोरिक में बोलते हैं कि ड्राई फेस रहेगा। सोरिक फेस में ड्राई रहेगा, ड्राइनेस देखने को वहां भी मिलेगा, परसिस्टेंट ड्राइनेस मिलेगा। लेकिन जब साइकोटिक और सिफिलिटिक का फेस देखेंगे तो वहां पे हम लोग को हमको मॉइस्चर मिलेगा, जिसको बोलते हैं ग्रीसी फेस। अगर साइकोटिक में देखेंगे तो वहां पे ग्रीसी फेस मिलेगा, बहुत ज्यादा वाइलीनेस मिलेगा। सिफिलिटिक में भी मिलेगा, उसमें भी मिलेगा, और ट्यूबरकुलर में भी मिलेगा। तीनों में आपको ग्रीसीनेस मिलेगा। लेकिन अब क्या है वहां पे, हम कैसे, अब तीनों में फिर कैसे आइडेंटिफाई करें। ड्राई है तो मान लीजिए सोरिक है, हमारा पेशेंट जो इंडिविजुअल बैठा हुआ है उसका फेस ड्राई है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है कि चलो भाई ये तो ड्राइनेस है तो सोरिक हो गया। सोरिक हो सकता है। अब दूसरे तरफ जब उसके फेस को हम लोग देखेंगे, जैसे पेशेंट हम लोग के पास आता है, क्या बहुत एकदम ऑयली है। अब ऑयली के साथ साथ जब उसके ऑयली कंटेंट को हम अगर ऐसे निकाल करके स्मेल करेंगे, अब स्मेल हमको गाइड करेगा क्या, अब साइकोटिक रहेगा। तो साइकोटिक का बोलता है कि फिश ब्रेन लाइक, मछली के जैसा गंध, मछली का जो होता है उस तरह का अजीब तरह का मछली जैसा गंध हमको समझ में आएगा। सिफिलिटिक है, वहां पे भी हमको स्मेल देखने को मिलेगा, डिजेनरेटिव टाइप का अजीब सड़ा सड़ा जैसा बदबू मिलेगा। तो वहां से हम करेंगे। ट्यूबरकुलर है तो ट्यूबरकुलर में भी आपको स्मेल मिलेगा। तो ऐसे कर करके हम लोग छोटा छोटा जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमारा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने जा रहे हैं। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो भी जनरल फेनोमेना है उसको हम लोग देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पेशेंट्स का अगर उसी तरह हम उसके हेयर को देखने का कोशिश करें, तो हेयर के बारे में बोला जाता है कि अगर सोरिक पेशेंट है उसको बड़ी आसानी से हम लोग पूछेंगे, अच्छा ये बाल कैसा है, तो सूखा है। सूखा ठीक है, बोला कि बिना पानी से धोए हम कंघी नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रीम ड्राइनेस। जब उसके बाल को हम देखेंगे तो बाल को देखने के बाद हमको ये पता चलेगा कि बाल इतना सूखा है कि बिना पानी से भिगोए हुए हम कंघी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सोरिक को छोड़ दे, बाकी हम जाएं, चाहे वो साइकोटिक है चाहे वो ट्यूबरकुलर हमारा है, तो वहां पे मॉइस्चर मिलेगा। अब उसी मॉइस्चर के साथ में हम लोग देखेंगे क्या है कि मॉइस्चर के फिर स्मेल से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक तो कम से कम है, एक हमारा कंफर्मेशन होगा कि नहीं सो रहा है तो एक्सट्रीम ड्राई हेयर वहां पे होगा, थिक ड्राई हेयर, सॉरी ड्राई हेयर वहां पे मिलेगा। तो इतना ड्राइनेस है हेयर में कि हम बिना पानी से भिगोए हुए कंघी नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा ड्राई हेयर मिलेगा। बाकी फिर बच्चा तीनों। तो ऐसे कर कर करके हम लोग बड़ी आसानी से चाहे तो नॉर्मल लेवल पे, ऐसा नहीं कि उसके लिए हमको कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा। अगर हम पेशेंट के बाल के बारे में थोड़ा सा बेसिक पूछ ले रहे हैं, अब वैसे ही अगर हम डिजायर की बात करें तो अलग अलग मियाज में अलग अलग डिजायर होगा। अब जैसे ट्यूबरकुलर मियाज का पेशेंट है, तो ट्यूबरकुलर मियाज को क्या आलू बहुत पसंद है। तो डाइट में अगर हमको कहीं पे पोटैटो डिजायर का बात होता है, वहां पे हम लोग देखेंगे पोटैटो डिजायर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग ट्यूबरकुलर दवा है। तो ऐसे कर करके हमको वहां से कोल्ड थिंग्स डिजायर मिल सकता है। अगर ट्यूबरकुलर है वहां पे, तो सोरिक है तो सोरिक को अगर फ्राई किया हुआ चीज पसंद है, जो तला भुना चीज अगर चाहिए तो उसको भुंजिया बहुत पसंद है खाने में। तो ऐसे कर करके हम लोग नॉर्मल डिजायर एवर्सन से हमको वहां से इंडिकेशंस मिल जाता है। नॉर्मल उसके बॉडी के पार्ट्स से हम लोग फेस देख करके, स्किन टच कर करके, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को हम लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कि ऐसा कि हाथ धो के उस पीछे हम पड़ ही गए ढूंढने के लिए और हमको मिल ही जाए मियाज, ऐसा नहीं है। हमको ढूंढना नहीं है, नॉर्मली मियाजमेटिक स्टेट आपके सामने है। और थोड़ा सा अगर सिर्फ फिजिशियन वाला आंख खोल लीजिए, अगर आप होम्योपैथिक आई से देखने का कोशिश कीजिएगा, तो मियाज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत कोई टफ टास्क नहीं है। हम लोग के यहाँ समस्या क्या है, हम लोग देखने की नहीं कोशिश करते हैं।
चाहे हमारा डिजायर एवर्सन हो वहां से, चाहे हमारा अब इमोशनल बिहेवियर की बात करें तो अब सोरा का देखें तो सोरा में क्या बोलता है कि सडन वेनिस ऑफ थॉट, अब पढ़ते पढ़ते का एक पढ़ रहा तो पढ़ते पढ़ते भूल गया। लेकिन वहीं अगर साइकोटिक रहेगा तो कंफ्यूज रहेगा। साइकोटिक में क्या है कि कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। अच्छे हम क्या पढ़े थे, ये लक्षण नक्स भूमिका में था या कैंथेरिस में था या कहाँ था, 2-3 दफा में कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। अब करते करते भूल जाना, ये वहाँ पे सिप्लेटिक में भी है, इस तरह का कंडीशन है। वहाँ पे भी है क्या, सडन लॉस ऑफ मेमोरी है वहाँ पे सिप्लेटिक में। लेकिन क्या है कि जो जितना देर रहेगा वो बहुत एक्टिव मेमोरी रहेगा। तो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, हमारा जो सिम्टम्स है, हमारा जो इंडिकेशंस है, उसको हम एक बार कोशिश करें सिर्फ कि हम मियाजमेटिकली और मियाज्म के स्केल पे उतारने का कोशिश करें। हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हम जो नॉर्मल सिम्टम्स लेते हैं, हम जो नॉर्मल वर्क करते हैं, अब नॉर्मल जो हमारा वर्क होता है उसी के आधार पे हम लोग सिर्फ अगर थॉरोली केस लेते हैं, थॉरोली केस लेने के बाद हमको वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मियाज्म को इवेल्युएट करने का पोर्शन हमारा है पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन। हम लोग पैथोलॉजी को, इवन हैरीमैन ने भी कहीं नहीं कहा कि आप पैथोलॉजी को छोड़ दो, पैथोलॉजी को लेकर के हमको चलना है, पैथोलॉजी को नहीं अलग करके चलना है। लेकिन पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन भी हमारे मियाजमेटिक इवेल्युएशन का एक कंपोनेंट है, ना कि वो कंप्लीट वही है। अगर हम बोलते हैं ना कि टोटा कौजा, टोटल काउज को अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो टोटा कौजा में हमारा ये सिर्फ पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन ही नहीं आता है, हमारा टोटल इवेल्युएशन करना पड़ेगा। और टोटल इवेल्युएशन में हमारा मियाजमेटिक इवेल्युएशन आता है। और जब हम मियाजमेटिक इवेल्युएशन करने का कोशिश करेंगे तो उसमें कंप्लीट हमारा पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन आएगा, जनरल उसका पास्ट हिस्ट्री वाला इवेल्युएशन आ जाएगा, वहाँ का स्टेट हम लोग देख लेंगे, पेशेंट का फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल जो उसका बिहेवियर है वो हमको वहाँ से भी हमको असेसमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो कंप्लीटनेस हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मियाजमेटिक इवेल्युएशन हमारा उसको गाइड करेगा। और दूसरा क्या है कि हम अगर प्रॉपर मियाजमेटिकली काम करते हैं, हो सकता है कि हम जो दवा बिना मियाजमेटिक इवेल्युएशन की जो दवा हम चुन रहे थे वही दवा हमारे सामने आए, ऐसा नहीं कि दवा अलग आ जाए। जैसे साइकोटिक मियाज में अब पेट का दर्द है तो पेट के दर्द में क्या है, हार्ड प्रेशर एम्बुलेशन साइकोटिक मियाज्म का इंडिकेशन है। और दवा हमारे पास कौन सा आ रहा है, बेंडिंग डबल कोलोसिंथ आ रहा है। और कोलोसिंथ अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसाइकोटिक दवा है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये जो कोलोसिंथ का लक्षण बार बार आ रहा है, कोलोसिंथ देने के बाद हमारे अंदर हम मियाजमेटिकली भी सिमिलर दवा है और फिर भी क्या हो रहा है वहां पे कि दवा देने के बाद रिलैप्सिंग टेंडेंसी खत्म नहीं हो रहा है। तो दवा हमारा कई बार होता है क्या कि हम लोग मिलाते हैं तो मियाजमेटिकली भी सिमिलर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, रिलैप्सिंग खत्म नहीं होता, ऐसा भी हम लोग कई बार देखे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमने जो दवा दिया, दवा का हर एक दवा का अपना एक इन्वेडिंग कैपेसिटी होता है। जैसे हम लोग उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है, एक ब्लॉक स्तर का लीडर होता है, डिस्ट्रिक्ट स्तर का लेवल का लीडर होता है, स्टेट लेवल का लीडर होता है और नेशनल लेवल का लीडर होता है। सब उस पर्टिकुलर पार्टी का ही मेंबर कहा जाता है। पूछने के बाद पूछा जाएगा कौन से पार्टी से हो, तो एक्स पार्टी से हम बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जब फंक्शन और कोई आपको काम करवाना उनसे अप्रोच की बात हो तो अप्रोच में हम लोग देखेंगे कि वो जो ब्लॉक लेवल का है लीडर है उसका अप्रोच वहीं तक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई काम को परफॉर्म करा सकता है। तो और जो नेशनल लेवल का है तो नेशनल लेवल का कोई इशू होगा वहां पे वो कॉपरेट कर सकता है। वैसे ही हमारे यहाँ क्या है, मेडिसिन के अंदर मियाजमेटिक स्टेट है, लेकिन जो मियाजमेटिक इन्वेजन कैपेसिटी है, तो सारे मेडिसिन का अलग अलग मियाजमेटिक इन्वेजन कैपेसिटी हमारे अंदर है। अब कोई क्या है, कहीं पे अगर एक्वायर्ड है, सेल्फ एक्वायर्ड है तो सेल्फ एक्वायर्ड में काम कर जाएगा। लेकिन जहाँ पे किसी किसी में क्या होता है कि हेरिडेटरी मियाजमेटिक स्टेट है, जैसे साइकोटिक की ही बात करें तो कॉन्जेनाइटल साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं तो उनमें क्या है कि देखने को क्या मिलेगा, तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम एक बहुत कॉमन इंडिकेशन है बच्चों में। अगर हम बात करें मियाज्म का, साइकोटिक मियाज्म का जो सबसे अर्ली रिफ्लेक्शन कहीं देखने को मिलता है हमारे बॉडी में, सबसे पहले अगर बॉडी में देखने को मिलता है तो बच्चों में जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो देखिए एक ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का लक्षण मिलता है, एक सबसे कॉमन लक्षण है। अब वहां से क्या इंडिकेशन मिला हमको, ऑप्थेल्मिया का केस आया
अब उस ऑप्थेल्मिया को अगर हम प्रॉपरली हील कर दिए होम्योपैथिकली, मियाजमेटिकली, तो वहां पे अगर हम बात करें तो वहाँ ठीक है, ऑप्थेल्मिया में जो भी हमारा एंटी लक्षण के आधार पे दवा आएगा, हो सकता है कि वो दवा नहीं काम करे और वहां पे हमको एंटी मियाजमेटिक दवा देना पड़ेगा। अभी ऐसा एंटी मियाजमेटिक दवा जिसके अंदर डीप इन्वेजन कैपेसिटी हो, सुपरफिशियल इन्वेजन वाला से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ जो भी हैनीमैन ने लिस्ट दिया है, एंटी साइकोटिक, एंटी सोरिक, एंटी सिफिलिटिक, जो भी स्ट्रॉन्ग एंटी मियाजमेटिक दवाओं का जिक्र आया है, तो उस तरह के एंटी मियाजमेटिक दवाओं को वहां पे हम लोग, खासकर जहाँ पे हेरिडेटरी वाला हो और रिलैप्सिंग का हो, तो वहां पे हम लोग देंगे तो काम होगा। तो हम अगर बेसिकली मियाज्म को देखने का आदत डालें तो उससे फायदा क्या होगा कि हम जो अभी जो इलाज कर रहे हैं, इलाज करने के दरमियान हमारा जो क्या होता है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो लंबा जाता है, तो ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन को भी हम लोग कम कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम क्रॉनिक केसेस को भी डील कर सकते हैं। अगर मियाजमेटिक ब्लॉकेज का हमको आइडिया है कि नहीं, हमारा ये पर्टिकुलर मियाज्म से इंडिविजुअल बिलोंग कर रहा है, तो सिम्टोमेटोलॉजिकली दवा वहां तक आएगी और हम भी पहुंचेंगे मियाज्म को लक्षण के माध्यम से ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है, अब जैसे मॉडलिटी है, कफ का मॉडलिटी हम लोग देखेंगे कि साइकोटिक का मॉडलिटी बहुत अच्छा क्या है कि इवनिंग से एग्रावेशन होगा, इवनिंग से टुवर्ड्स नाइट एग्रावेशन है, और वायलेंट मोशन से एम्यूरेशन है। तो ये लक्षण सिपिया का बहुत अच्छा लक्षण है, और सिपिया अपने आप में एक एंटीसाइकोटिक दवा है। तो वो दवा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा लक्षणों को सिर्फ, लेकिन हमको क्या करना है एक बार कि अगर उसके बावजूद भी नहीं काम हो रहा है तो जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एंटी मियाजमेटिक दवा है उसका यूज करना चाहिए। अब लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं, जो हमारा ये आज का डिस्कशन है उसको समराइज करने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम होम्योपैथी में रोग का इलाज करना चाहते हैं, रोग इन द सेंस की रोग नहीं, रोगी का हम लोग इलाज करते हैं, उस रोग के अवस्था में कौन सा रोगी है, उस रोगी का कौन सा सॉइल से बिलोंग कर रहा है, कौन सा मियाजमेटिक स्टेट है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर डिजीज क्रॉनिक है तो ये हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो मियाजमेटिक इवेल्युएशन का बात है वो हमको क्रॉनिक डिजीज के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हैनीमैन ने साफ कहा है कि जब आप एक्यूट डिजीज की बीमारी का इलाज कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको एक्साइटिंग काउज को देखना है, और जहाँ पे भी आप क्रॉनिक डिजीज की बात करते हो तो क्रॉनिक डिजीज में आपको फंडामेंटल काउज यानी मियाज्म को देखने का कोशिश करना है। तो हम अगर डिजीज को इवेल्युएट करने का कोशिश करें तो हमको उस डिजीज का मियाजमेटिक इवेल्युएशन निश्चित रूप से करना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो ट्रीटमेंट में हमको मदद मिलेगा, अगर कहीं पे मियाजमेटिक ब्लॉकेज है तो हम अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे मियाज्म को तो ही उसको दूर कर पाएंगे। दूसरा, उसके प्रोग्नोसिस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारा डिजीज है जिसका हम इलाज कर रहे हैं वो कौन से सॉइल में ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर एक बरगद का बीज हम लेकर के पत्थर पे रख दें जहाँ पे उसको मिट्टी नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो वो बरगद का बीज अगर उस पत्थर पे पड़ के भी पौधा नहीं बन पा सकता है। लेकिन वही बरगद का बीज अगर एक ऐसे लैंड पे चला जाए जहाँ पे कि पानी की मात्रा बहुत अच्छी है, वहाँ पे ह्यूमस बहुत अच्छा है, तो वो बड़ी आसानी से बड़ा सा विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है। तो हम अगर मियाजमेटिक इवेल्युएशन करते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो पेशेंट के सॉइल के बारे में हमको पता चलता है कि आखिर वो उस बॉडी में किस तरह का रोग पनप सकता है, और हम उस सॉइल को जब ट्रीट कर देते हैं, उस सॉइल को जब साफ कर देते हैं, तो क्या होगा कि उस बॉडी में पनपने वाले बहुत सारी बीमारियां जो आने वाले समय में आने वाले थी, हो सकता है अभी प्रेजेंट में नहीं हो, आने वाली थी, या कुछ बीमारी जो अभी प्रेजेंट है, जो अभी है वो तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन आने वाले समय में जो आने वाली बीमारियां थी वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा कि हम ये प्रोग्नोस कर पाएंगे कि हमारे पास जो सामने बैठा हुआ रोगी है वो रोगी का हम कहाँ तक लाभ पहुंचा सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो उसका फेट क्या होने वाला है मियाजमेटिकली, होम्योपैथिकली। तो सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का आधार बना करके हम वहाँ पे जो लिखा हुआ चीज है उसके आधार पे ही सिर्फ प्रोग्नोसिस हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है कि ये बीमारी नहीं ठीक हो सकता, और हम लोग दवा से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे इसलिए हम लोगों को क्या है कि मियाजमेटिक इवेल्युएशन क्या है, हमको डिजीज को देखने का तरीका बताता है कि हम डिजीज को होम्योपैथिकली अगर देखना चाहते हैं, खासकर क्रॉनिक डिजीज को, तो हमारे कौन से क्लास में आता है, वो सोरिक क्लास में आ रहा है, साइकोटिक क्लास में आ रहा है, ट्यूबरकुलर क्लास में आ रहा है, या कॉम्प्लेक्स क्लास में आ रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स क्लास में आ रहा है तो उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए ट्यूबरकुलर ही है तो सोरिक टेंट वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है या सिफिलिटिक टेंट डोमिनेट कर रहा है। अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद
उसके अंदर अगर वो जो डोमिनेटेड सिफिलिटिक टेंट था वो लेटेंसी में जा रहा है, तो हमारा ये अच्छा इंडिकेशन होगा कि नहीं हमारा बीमारी क्या है, क्योर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोडिक टेंट रिड्यूस कर रहा है और सिफिलिटिक टेंट बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, निश्चित रूप से हमारा जो पेशेंट है, जो रोगी है, वो क्या है, डेंजर में जा रहा है। तो हमारा मियाजमेटिक एवेल्युएशन हमको ये भी गाइड करेगा कि जो सामने वाला रोगी है उसको हम क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा कि उस रोगी को बहुत सारा जो आने वाला बीमारी है उसके सॉइल को प्यूरिफाई करके उसको हम बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी होम्योपैथ्स को बीमारी को मियाजमेटिकली निश्चित रूप से वेरीफाई करने का कोशिश करना चाहिए, और ये आदत डालना चाहिए कि अगर वो लक्षण है हमारे पास, कोई भी लक्षण हो, चाहे वो कोराइजा हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो कैंसर हो, और चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई भी बीमारी हो, तो आखिर एक्चुअली वो पेशेंट जो हमारे पास आए अभी कौन से मियाजमेटिक स्टेट में है, इसकी अगर हम लोग ट्रेनिंग डालें तो ये होम्योपैथिक के डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट पहल होगा हमारा, और इसको निश्चित रूप से हम लोगों को अपनाना चाहिए। इसी के साथ ही हम अपना ये प्रेजेंटेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कि नहीं कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा, हालांकि क्लास हम लिए हैं जीडी में, इस तरह का क्लास लिए हैं कि जो है मेन कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, मियाज मियाज पर क्लास लिए, तो ज्यादा समय नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि आपने जो स्केल बांटा मियाज का, बहुत अच्छा बांटे कि जो है बिना मियाज का क्रोनिक केस ठीक हो ही नहीं सकता है। और चाहे वह स्केल जैसे ब्लॉक लेवल से नेशनल लेवल तक बताए, एकदम सही बताए कि नेशनल लेवल यदि नेशनल क्योर करना है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करना है, तो मियाजमेटिक ट्रीटमेंट इज द नेसेसरी होम्योपैथिक में है। और हमारे हैंडमैन साहब भी लिखे हैं, ऐसे हम तो एंटीसोरिक रेमेडी, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी सल्फर, लास्ट में नेशनल लेवल पर यदि जाएंगे, नेशनल लेवल पर यदि हम नेता को चुनेंगे तो वह होगा किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी सल्फर। तो उसका क्वीन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी सोरिनम। तो वही हमारी जो है एंटीसोरिक रेमेडी का जो है जो बीमारी होगा वह ठीक होगा। उसी तरह से किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी पूजा नेशनल लेवल पर हम कर रहे हैं। ऐसे तो सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो हमने एक्यूट जैसे आप बताए, एक्यूट बीमारी के लिए या जो है फंक्शनल बीमारी के लिए हम जो है सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके दे देते हैं, लेकिन बार बार जो रिकरिंग करता है उसमें जो मियाजमेटिक ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। तो किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी पूजा, तो क्वीन ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी मेडोरिनम। उसी तरह से किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक रेमेडी मर्क्सॉल, तो क्वीन ऑफ एंटीसिफिलिटिक रेमेडी सिफिलिनम। और कार्सोजिन जो डायथेसिस है, ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलम, मतलब बहुत सी दवाइयां हैं। तो ब्लॉक लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जो बताए आप, बहुत अच्छा बताए। मैं आपको फिर जो है, मैं कृष्णा जी को सचमुच में बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। हैनीमैन खुद 16 साल के बाद समझ आई थी कि हैनीमैन माइजम क्या होता है। 16 साल के प्रैक्टिस के बाद हैनीमैन ने माइजम की तरफ ध्यान दिया था। और ये भी सच है, विदाउट एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट यू कैन नॉट क्योर ए सिंगल केस इन योर लाइफ। जब तक आप एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप ये कह दीजिएगा कि हमने क्रोनिक केस आराम कर दिया, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे बीइंग ए होम्योपैथ। एक छोटा सा केस मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई रिम्यूटिज्म का केस आ गया और वो कह रहा है कि सर मुझे पहले चलने में बहुत तकलीफ होती है और चलते चलते मेरी तकलीफ दर्द आराम हो जाती है, निश्चित है कि 100% डॉक्टर यही सोचेंगे कि इसको रेस्ट्रिक्ट देना चाहिए और उसको रेस्ट्रिक्ट देंगे भी, और रेस्ट्रिक्ट से उसको आराम भी मिलेगा। मगर अगर वो पेशेंट साइकोटिक माध्यम से सफर कर रहा हो तो हमको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी साइकोटिक मेडिसिन है जिसके अंदर सेम सिम्टम्स पाया जा रहा है, फर्स्ट मूवमेंट एग्रावेट्स भी कर रहा है, कंटिन्यू मूवमेंट उसको रिलीफ भी दे रहा है। तो वैसी स्थिति में रेस्ट्रिक्ट से वो कभी आराम नहीं होगा। एंटी साइकोटिक मेडिसिन के तरफ एलेंस की रोड पे जाइए और मेड्यूरिनम पढ़िए। मेड्यूरिनम में आपको जाकर के मिल जाएगा कि फर्स्ट मोशन एग्रावेट्स एंड कंटिन्यू मूवमेंट रिलीफ, और अगर मेड्यूरिनम देते हैं तो आराम हो जाता है।
तो ऐसे स्थिति में हम एंटी माइग्मेटिक का ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। विदाउट एंटी माइग्मेटिक ट्रीटमेंट हम किसी क्रोनिक को आराम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्णा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत नाम हुआ बहुत डॉक्टर धन्यवाद। कल्याण स्वरूप।